तो आज हम कवर करेंगे रोग निदान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है परीक्षा। परीक्षा में रोग और रोगी दोनों की परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें रोग और रोगी परीक्षा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिटेल में हम इसके अंदर सिर्फ 3 परीक्षा पढ़ेंगे, द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध परीक्षा। तो देख लेते हैं एक बार इसका पूरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पर आया है परीक्षा की व्युत्पत्ति, कि परीक्षा शब्द बना कैसे है। तो परीक्षा में जो इक्ष है वो धातु है और परि जो है वो उपसर्ग है और घन यहाँ पर प्रत्यय रहता है। परीक्षा शब्द इक्ष धातु में परि उपसर्ग लगने से बनता है। इक्ष का मतलब होता है देखना, परि का मतलब होता है चारों ओर। तो जो परीक्षा शब्द है इसका मतलब होता है चारों ओर से देखना, चारों ओर से किसी भी चीज को देखना, उसे एग्जामिन करना, उसको अच्छी तरीके से जानना, संपूर्णता में जानना ही परीक्षा कहलाता है। परीक्षा की परिभाषा यहाँ पर आई है। ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद कर लेंगे। चक्रपाणी टीका का रेफरेंस है, चरक सूत्र 11 पर चक्रपाणी टीका की ये रेफरेंस है। तो क्या है परीक्षा की परिभाषा? परीक्षा परीक्षयते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनया इति परीक्षा प्रमाणम। परीक्षयते किसी भी चीज का अच्छी तरीके से परीक्षा करके, उसकी जांच पड़ताल करके, वस्तु स्वरूपम किसी भी वस्तु के स्वरूप का, व्यवस्थाप्यते उसका निर्धारण करना कि वो चीज एक्चुअली है क्या, अनया इति परीक्षा प्रमाणम, उसे ही परीक्षा या प्रमाण कहा जाता है। तो जांच पड़ताल करके वस्तु के स्वरूप का यथार्थत्व निर्धारण करना ही परीक्षा कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा के पर्याय यहाँ पर आए हैं, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और प्रमाण, ये परीक्षा के पर्याय हैं। नेक्स्ट आते हैं परीक्षा के भेद। परीक्षा जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रोग परीक्षा और एक होती है रोगी की परीक्षा। रोग का जब हम विनिश्चय या डायग्नोसिस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में 2 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहले रोग की परीक्षा करते हैं, रोगी की परीक्षा करते हैं, उसके बाद ही हम उसे कोई भी औषधि या चिकित्सा देते हैं। तो सबसे पहले आती है रोगी की परीक्षा। रोगी की परीक्षा किस तरीके से होती है? द्विविध परीक्षा, 2 प्रकार की परीक्षा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता दिया है। 2 टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से, 4 टाइप से, 6 टाइप से। अष्ट स्थान परीक्षा, 8 जगहों की परीक्षा कर सकते हैं। दशविध परीक्षा 10 प्रकार की परीक्षा है। द्वादशविध 12 प्रकार की परीक्षा। इसके अलावा एकादश विध भी यहाँ पर बताई है। देन आती है रोग की परीक्षा। रोग की परीक्षा किस तरीके से करते हैं? निदान पंचक से, कि निदान क्या है, क्या क्या उसके क्योजेज रहेंगे, क्या उसके पूर्व रूप है, रोग उत्पन्न होने से पहले क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, रूप किस टाइप के उसके मेन सिम्टम्स रहते हैं, उपशय क्या है, किन फैक्टर से उनमें रिलीव होता है, और संप्राप्ति पूरी पैथोजेनेसिस किस तरीके से रोग उत्पन्न हुआ है। इन 5 चीजों को जानकर ही रोग की परीक्षा की जाती है और यही निदान भंजक कहलाता है। रोगी की परीक्षा डिटेल में हम बात करेंगे द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध परीक्षा की। उससे पहले रोगी की परीक्षा का महत्व देख लेते हैं। परीक्षेकारिणो ही कुशला भवन्ति, जो लोग परीक्षा करके कार्य करते हैं, परीक्षा करके कार्य करने वाले ही कुशल हो यानी कि सफल होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है परीक्षा की, इसको ध्यान रख लेंगे। न परीक्षितम अभिनिवेशित, कि बिना परीक्षा किए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए अचानक से। इसके रेफरेंस है चरक सूत्र 8 की, जहाँ पर सद्वृत बताया है वहां पर ये एक्सप्लेन किया है कि बिना परीक्षा किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं परीक्षा का प्रयोजन। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, परीक्षा का प्रयोजन है प्रतिपत्ति का ज्ञान करना। किसी भी रोग का आयुर्वेद शास्त्र में जिस प्रकार उत्पत्ति बताई गई है, कैसे उसके लक्षण बताए गए हैं, जो जो चीज आयुर्वेद शास्त्र में मेंशन है उसको अच्छे तरीके से समझकर, रोगों की अवस्था को जानकर फिर ट्रीटमेंट करना ही प्रतिपत्तिक ज्ञान कहलाता है। तो परीक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रतिपत्ति का ज्ञान, और परीक्षा करके ही हमेशा कार्य को करना चाहिए। तो यह यहाँ पर हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ परीक्षा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रोगी परीक्षा। रोगी की परीक्षा का एक महत्व यहाँ पर दिया गया है। रोग की चिकित्सा साध्य असाध्यता के लिए रोगी के बल को जानना आवश्यक होता है। अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है और रोग की साध्य असाध्यता जाननी है कि ये ट्रीटेबल है या ट्रीटेबल नहीं है, किस पेशेंट को हमें लेना है, किस पेशेंट को नहीं लेना है, तो ये जो है रोगी का बल जानने के बाद ही हम निश्चय कर सकते हैं।
तो चिकित्सा और साध्य असाध्यता रोगी के बल पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी द्विविध परीक्षा। दो प्रकार की परीक्षा कौन सी है? एक है प्रत्यक्ष से और एक है अनुमान से। इनकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से आगे रिवाइज कर लेंगे। त्रिविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा में हम यहाँ पर ऐड करते हैं आप्तोपदेश को। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये जो है त्रिविध प्रमाणों वाली त्रिविध परीक्षा है। इसके अलावा त्रिविध परीक्षा में हम इन्वॉल्व करते हैं दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इन तीनों को। इसके बाद चतुर्विध परीक्षा जो आती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और इसके अलावा एक ऐड हो जाती है युक्ति। तो ये जो चार हैं ये चतुर्विध परीक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी त्रिविध परीक्षा। सबसे पहले दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो चतुर्विध परीक्षा बताई है उसको भी कंप्लीट देख लेंगे। और फिर इन्हीं में से अगर दो को एक्सप्लेन करना है तो हम दो को एक्सप्लेन कर देंगे। आप जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान को एक्सप्लेन कर दिया। अगर त्रिविध परीक्षा पूछी जाए तो साथ में आप्तोपदेश एक्सप्लेन कर देंगे और दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न को एक्सप्लेन कर देंगे। चतुर्विध में हम युक्ति को भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा की बात करते हैं। आचार्य चरक ने और अष्टांग हृदय में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इनके द्वारा रोगी की परीक्षा करनी बताई है। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणम। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। तो कोई भी एक श्लोक इनमें से याद कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है दर्शन परीक्षा। दर्शन मतलब कि किसी भी चीज को देख के हम उसकी परीक्षा कर रहे हैं। तो देखने से रोगी के किन भावों की हम परीक्षा कर सकते हैं वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है। रोगी के वय यानी कि उसकी एज को जान सकते हैं हम देखकर। उसके एक वर्ण यानी कि कलर को, कोई भी स्किन डिजीज वहां पर हुई है उसके वर्ण को भी जान सकते हैं। इसके अलावा शरीर की आकृति हम देख सकते हैं, उसके इंद्रियों की परीक्षा कर सकते हैं। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो या फिर ज्ञान इंद्रिय हो, उनकी परीक्षा जो है दर्शन के द्वारा की जाती है। दर्शन हम करते हैं चक्षुर इंद्रिय से। उससे कास, प्रमेह आदि रोगियों में अगर पीत और शुक्ल वर्ण जैसे उत्पन्न हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, आईज की, इस टाइप से वो चीजें हम देख सकते हैं। कोई भी जो रोग उत्पन्न हुआ है उसका आकृति कैसी है, संस्थान यानी कि आकृति देख सकते हैं। प्रमाण देख सकते हैं कि कितने प्रमाण में जो डिजीज है वो ही हुई है। उपचय क्या है, छाया देख सकते हैं। मूत्र, पुरीष, छर्दित, इन सभी चीजों की परीक्षा हम दर्शन से करते हैं। इसके अलावा दूसरी आती है हमारी प्रश्न परीक्षा। प्रश्न के द्वारा हम रोगी से क्या जानते हैं, व्याधि विशेष के निदान क्या है, कि उसने पास्ट टाइम में ऐसी क्या चीज की थी जिससे जो डिजीज है वो मैनिफेस्ट हुई है। तो हम प्रश्न के द्वारा जानते हैं कि आपने पिछले दिन में क्या क्या रूटीन फॉलो किया है, उसके हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं कि इस रीजन की वजह से ये वाली डिजीज हुई है। तो निदानों को हम जान सकते हैं, वेदना का प्रकार हम जान सकते हैं, हेतु, अर्ति, अर्ति यानी कि कितनी उसको पेन है, ये चीजें हम प्रश्न करके जानते हैं। किस टाइप का पेन है, कितना पेन है। सातम में हम जानते हैं कि क्या क्या चीज उस पर्सन को सूट करती है, उस हिसाब से ही हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन से उसको एलर्जी है या कोई पर्टिकुलर फूड है जो उसको सूट नहीं करता है, तो वो चीजें हम नहीं देंगे। तो सातम में भी हम प्रश्न से जानते हैं। इसके अलावा अग्नि बलम, जठराग्नि का जो बल है वो भी हम रोगी से परीक्षा करके जानते हैं। कितना खाना आपने कब खाया था और कितने टाइम में वो डाइजेस्ट हो गया है, ये चीजें हम प्रश्न से जानते हैं। प्रश्न के द्वारा हम क्या क्या जान सकते हैं, शूल को जान सकते हैं, किस टाइप का पेन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। अरुचि है, पेशेंट का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। छर्दी, वोमिटिंग हुई है पास्ट टाइम में, वो चीजें जानते हैं। हृदय के रोगी के मन की बातें जानते हैं, अच्छे और बुरे भावों को, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह कुछ तो नहीं है उसको, तो वो चीजें हम प्रश्न करके जानते हैं। मृदु और क्रूर कोष्ठ की परीक्षा भी प्रश्न से की जाती है, हम रोगी से पूछते हैं। स्वप्न दर्शन के बारे में भी हम रोगी से पूछते हैं, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि अलग अलग व्याधियों में अलग अलग टाइप के स्वप्न रोगी देखता है, तो वो चीजें भी प्रश्न करके जानते हैं। प्रवृत्ति, क्या क्या उसने चेष्टाएं की हैं इसको सॉल्व करने के लिए पास्ट टाइम में, किसी भी चीज के प्रति उसका द्वेष है, प्रेम है, सुख है, दुख है, इसका ज्ञान आतुर या फिर रोगी से पूछकर किया जाता है। तीसरी आती है हमारी स्पर्श परीक्षा। स्पर्श हम कैसे करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से टच करके देखते हैं। मृदु और शीत स्पर्श की परीक्षा, कोई भी चीज सॉफ्ट है, कोई ठंडी है, कोई गर्म है,
इन चीजों की परीक्षा हम स्पर्श इंद्रिय से करते हैं। हाथ के द्वारा शरीर को स्पर्श करके हम ज्वर की परीक्षा करते हैं। टेम्परेचर देखते हैं कितना टेम्परेचर है, फीवर तो नहीं है, टेम्परेचर राइज तो नहीं है। गुल्म हम देखते हैं, कोई भी दोषों का लंप टाइप में फॉर्मेशन बन गया है तो वो भी हम टच करके देखते हैं। दोषों को, विद्रति वगैरह इनकी परीक्षा हम स्पर्श इंद्रिय से करते हैं। शीत उष्ण है, स्तब्धता है, वहां पर स्पंदन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीजें हम स्पर्श से जानते हैं। नाड़ी परीक्षा हम स्पर्श से करते हैं। श्लक्ष्ण, खर आदि की भी परीक्षा स्पर्श इंद्रिय से की जाती है। तो ये हो गई हमारी त्रिविध परीक्षा। उसके बाद त्रिविध प्रमाणों की परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान आ जाती है। चतुर्विध परीक्षा में आ जाती है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। सबसे पहले आता है आप्त उपदेश। आप्तोपदेश इज आप व्यक्ति द्वारा दिए गए उपदेश। आप्त के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। जिन लोगों को कंप्लीट नॉलेज है, जो पुराने टाइम में निश्चित ज्ञान वाले लोग हुए हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उन्हें ही आप्तोपदेश कहा जाता है, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है। तो आप्तोपदेश में आप्त की डेफिनेशन जो हमने लास्ट ईयर पदार्थ विज्ञान में पढ़ी थी, सेम डेफिनेशन हम इसमें लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तः, जो व्यक्ति रज और तम से मुक्त हो गए हैं, तपो ज्ञान बलेन ही, अपने तप और ज्ञान के बल से रज और तम दोषों से मुक्त हो गए हैं, जिनमें सिर्फ सत्व ही सत्व बचा है। येषाम त्रिकालम आमलम ज्ञानम, जिन्हें तीनों कालों का आमल ज्ञान है। अमलम ज्ञानम अव्याहतम सतम, उनके ज्ञान में किसी भी टाइप का मल या त्रुटि नहीं है। अव्याहत यानी कि व्याहत का मतलब होता है टूटा फूटा, जिसमें मिस्टेक होती है। अव्याहत जो कंप्लीट फ्लो के साथ ज्ञान है वो है अव्याहत। कंप्लीट ज्ञान उन्हें रहता है, बीच में उसका फ्लो कहीं भी रुकता नहीं है। आप्ता शिष्टा विबुद्धा अस्ते, उन्हें ही आप्त कहा जाता है, शिष्ट कहा जाता है, विबुद्ध यानी कि विशिष्ट बुद्धि वाले कहा जाता है। तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते, और वो हमेशा सत्य बोलते हैं। कस्माद असत्यम नीरजस्तमाहम, वो असत्य बोलेंगे ही क्यों। कस्माद असत्यम, असत्य बोलेंगे ही क्यों। नीरजस्तमा, जब वो रज और तम से मुक्त हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि रज और तम की वजह से व्यक्ति जो है वो झूठ बोलते हैं। अगर वो रज और तम से मुक्त है तो वो असत्य बोलेगा ही क्यों। तो आप तो अब देश से जो हमारे संहिता ग्रंथों में लिखा हुआ है उनसे हम क्या क्या चीजें जानते हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि एक एक रोग ऐसे प्रकोपणों वाला होगा, ये उसके प्रोवोकिंग फैक्टर्स होंगे, ऐसी योनि होगी उसकी, इस टाइप के दोष उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ये दोषों का सोर्स रहेगा, ऐसे समुत्थान वाला, इस तरीके से वो डिजीज है वो मैनिफेस्ट होगी, इस तरीके से डिजीज ट्रांसमिट होगी, आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे स्वरूप वाला, यानी कि इस टाइप का वो जो डिजीज है वो एक्सटर्नली हमें दिखाई देगी। ऐसा अधिष्ठान, ऐसी जगह पर ये जो व्याधि है ये हमें देखने को मिलेगी। लोकेशन इनसाइड द बॉडी, ऐसी वेदना वाला, इस टाइप का उसमें पेन होगा। ऐसे संस्थान या लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला, उस डिजीज के एसोसिएटेड जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? आप्तोपदेश से। जो हमारे संहिता ग्रंथ है उनमें ये चीजें लिखी हुई होंगी, उनसे हम इनको जानते हैं, उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं। उन शास्त्रों में उनके उपद्रवों के बारे में बताया है, वृद्धि, स्थान, क्षय वाला एक एक दोष के बारे में बताया है कि इस जगह पर वो डिजीज होगी, इन फैक्टर से वो बढ़ेगी, इन फैक्टर से कम होगी, और इन फैक्टर्स की वजह से वो मेंटेन रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। ऐसे उदर अर्थात भविष्य वाला होगा, ऐसे उसकी प्रोग्नोसिस होगी, यानी कि वो ठीक होगा नहीं होगा, या ये चीजें हम आप तो अब देश से जानते हैं। ऐसे नाम वाला नोमेनक्लेचर भी जो शास्त्र है उनमें दिया गया है, और ऐसे योग वाला होता है। इस प्रकार हम आप तो अब देश से जानते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा की जाएगी, ये सभी विषय आप तो अब देश के द्वारा जाने जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष में दो वर्ड होते हैं, एक है प्रति और एक है अक्ष। प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब है आंख। तो जो हमारी आंखों से जाना जाता है, आंखों के जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष हम करते हैं पांचों इंद्रियों से। यहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्ष में चक्षुर इंद्रिय नहीं होगी, पांचों हमारी इंद्रियां होती हैं, और अगर इंद्रियों में मन का संयोग नहीं है तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो मन और पंच इंद्रियों से जो स्वयं जाना जाता है, जो व्यक्ति खुद जानता है, वो चीज होती है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनका प्रत्यक्ष हम करते हैं इंद्रियों से। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इनका प्रत्यक्ष होता है मन से। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा किस टाइप से की जाती है? प्रत्यक्ष के द्वारा रोग की परीक्षा करने की इच्छा वाले वैद्य को सभी इंद्रियों से रोगी के शरीर में रहने वाले इंद्रिय अर्थों की परीक्षा करनी चाहिए। तो सिर्फ रस ज्ञान को छोड़कर बाकी हम प्रत्यक्ष से परीक्षा करते हैं। श्रोत्र यानी कि कानों से किस चीज की परीक्षा करेंगे? आंत्रकूजन, जो बोल साउंड्स हैं उनकी परीक्षा हम श्रोत्र से करते हैं। स्टेथोस्कोप वगैरह लगाकर उनको टेस्ट किया जाता है। संधि स्फुटनम, जॉइंट्स में से क्रैकिंग साउंड तो नहीं आ रही है, वो चीजें श्रोत्र से जानी जाती हैं। स्वर भेदक, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सारे शब्द जो शरीर में उत्पन्न होते हैं इनकी परीक्षा कानों से या कर्ण से की जाती है। सेकंड है चक्षु द्वारा परीक्षे विषय। चक्षु से हम क्या देखते हैं? वर्ण, कलर कैसा हो गया, आकृति कैसी हो गई, ये प्रमाण और छाया इनकी परीक्षा हम चक्षुर इंद्रिय से करते हैं। शरीर में प्राकृत है या विकृत है, तथा अन्य नेत्र के विषयों की जो परीक्षा है वो नेत्र से करनी चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हमने पहले पढ़े थे जो हम दर्शन से देख सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रसना द्वारा परीक्षे विषय। रोगी से प्रश्न करके ये जानना चाहिए कि रोगी के मुख का स्वाद कैसा है। रक्त पित्त में अगर संदेह है कि ये शुद्ध रक्त है या नहीं है, तो उसका टेस्ट से हम पता करते हैं। क्या क्या करते हैं हम? उसके रक्त को अन्न में मिलाकर कुत्ते या फिर कोए को खाने के लिए दिया जाता है। यदि उस रक्त का उनके द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, वो उसको खा जाते हैं, तो मतलब वो शुद्ध रक्त है। अगर वो अशुद्ध होगा तो उसका सेवन वो नहीं करते हैं। रक्त पित्त रोग का अनुमान इससे किया जा सकता है। तो इस टाइप से रसों के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। घ्राण द्वारा यानी कि नासिका से, स्मेल से हम किन चीजों की परीक्षा करते हैं? शरीर में व्याप्त विकृत और प्राकृत गंधों की परीक्षा नासा या घ्राण इंद्रिय से करनी चाहिए। कई डिजीज में अलग अलग स्मेल आती है, तो उनकी परीक्षा घ्राण इंद्रिय से की जाती है। स्पर्श द्वारा परीक्षा कैसे करते हैं? प्रकृति और विकृति से युक्त स्पर्श की परीक्षा हम हाथ से स्पर्श करके करते हैं, जो हमने पहले बात की थी। तो पांचों इंद्रियों के बारे में यहाँ पर बता दिया है किस टाइप से परीक्षा करते हैं प्रत्यक्ष से। नेक्स्ट आता है अनुमान। अनुमान क्या होता है? अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा है। युक्ति की अपेक्षा करने वाले तर्क को ही अनुमान कहा जाता है। तो किसी भी चीज का हम अंदाजा लगाते हैं, वो चीज होती है अनुमान। और ये डायग्नोसिस में किस टाइप से हेल्प करता है, ये चीजें बताइए। अग्नि जरण शक्तिया परीक्षित, पाचन शक्ति की से हम अग्नि की परीक्षा करते हैं। अब हमने फूड इनटेक किया, इतने टाइम के बाद वो पाचन हो रहा है, तो उससे हम अग्नि का अनुमान लगाते हैं किस टाइप की अग्नि है। बलम व्यायाम शक्तिया, हम व्यायाम करने की शक्ति से उसके बल का अनुमान लगाया जाता है। श्रोत्र आदि शब्दाद्य अर्थ ग्रहणे, शब्द आदि अर्थों को ग्रहण करने से श्रोत्र आदि इंद्रियों की परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये पंच इंद्रिय की परीक्षा इस टाइप से होती है। मनो अर्थ व्यभिचरणे, मन के अर्थ जो चिंत्य विचार या उह्यते ये हैं, इनके ठीक ठीक ग्रहण करने से मन की परीक्षा होती है। तो इंद्रियों की परीक्षा उनके विषयों को ग्रहण करने से, मन की परीक्षा मन के अर्थों को ग्रहण करने से। व्यवसाय से विज्ञान की परीक्षा की जाती है। जिस व्यक्ति को जिस स्पेशलाइज्ड चीज की नॉलेज होती है वो उसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ चीजें दे रखी हैं। आसक्ति से रजोगुण के, अज्ञान से मोह की, इन चीजों को एक बार रीड कर लेंगे, ये डायग्नोसिस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया है गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशाभ्याम परीक्षे। जिन व्याधियों के लिंग या लक्षण गूढ़ यानी कि गहरे होते हैं, छिपे हुए लक्षण जिनमें देखने को मिलते हैं, उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय से की जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उपशय अनुपशय क्या है? अपचार के अनुसार दोष की मात्रा जानी जाती है कि कितना रोगी ने अबद्ध आहार विहार, मिथ्या आहार विहार किया है, उससे हम दोषों की मात्रा जान सकते हैं कि कितना अमाउंट में दोष संचय हुआ है। तो मिथ्या आहार विहार से या अपचार से हम दोष की मात्रा जानते हैं। आयुष्य क्षयम अरिष्टई, अरिष्टों के द्वारा आयु क्षय की परीक्षा करते हैं। अगर अरिष्ट लक्षण दिखने लगे हैं तो मतलब आयु क्षय हो गया है, खत्म हो गई है। तो उपस्थित श्रेयत्वम, श्रेयस्तु यानी कि कल्याणकारी मार्ग पर उपस्थित होने से उसके कल्याणकारी होने की परीक्षा होती है। अमलम सत्वम अविकारेण, विकार न होने से अविकारेण, विकार न होने से अमलम सत्वम, अमल सत्व यानी कि मन की शुद्धता की, उसके मल रहित होने की परीक्षा की जाती है।
गृहिणी की मृदुता या कठिनता, स्वप्न का देखना, किसी विषय में इच्छा द्वेष और सुख दुख की परीक्षा किससे करते हैं? रोगी से प्रश्न करके करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अनुमान प्रमाण। नेक्स्ट आती है हमारी युक्ति। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, बहुत सारे कारणों के योग से, बहुत सारे फैक्टर्स को आपस में कोरिलेट करके, बुद्धि पश्यति या भावान, जो बुद्धि भावों को पश्यति देखती है, उन्हें आपस में रिलेट करती है। अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों से जोड़ती है, आपस में अन्य चीजों को लिंक करती है। उससे हमें जो चीजें नहीं पता है, अविज्ञात है हमारे लिए, उन चीजों का भी हमें पता चल जाता है। उनमें कार्य कारण का भाव स्थापित करती हैं कि ये इसका क्योज है, ये इसका इफेक्ट हुआ है। तो ये चीजें जो है युक्ति प्रमाण से हम जानते हैं। ये जो बुद्धि होती है इसे ही युक्ति कहा जाता है। युक्ति स्त्री काला सा गया, इससे जो है तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। क्योंकि हम पास्ट की चीजों को रिलेट कर सकते हैं, पास्ट में जो चीजें हुई हैं उन्हें आज की चीजों से रिलेट करके उन चीजों का भी हम ज्ञान कर सकते हैं जो हमें पास्ट में नहीं पता थी। भविष्य की चीजों को हम जान सकते हैं। आज हमने एक चीज का एक्सपीरियंस किया, भविष्य में अगर उसी टाइप की चीज होती है तो उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों की सिद्धि जो है युक्ति प्रमाण से होती है। अर्थ का मतलब हो गया धर्म, जो काम का मतलब हो गया कामनाएं, इच्छाएं जितनी भी हैं, और धर्म, इन तीनों की प्राप्ति युक्ति प्रमाण से ही होती है। एग्जाम्पल दिए हैं युक्ति प्रमाण के। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव, जल के संयोग से अच्छा जल उसको फसल को मिले, कर्षण अच्छी खेती की जाए वहां पर, अच्छा बीज हो, अच्छी ऋतु हो, इन चारों के संयोग से ही सस्य यानी कि फसल की उत्पत्ति होती है। अगर कोई भी एक फैक्टर में से नहीं है तो सस्य यानी कि फसल की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी तरीके से गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है? षट धातुओं के संयोग से, छह धातुओं के संयोग से, पंच महाभूत और आत्मा, इनके संयोग से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो जैसा हमने फसल में देखा वैसे ही हमने गर्भ में रिलेट किया। ये हमें विज्ञात है, ये हम अविज्ञात, तो इससे हमने इसको रिलेट किया और युक्ति प्रमाण से इसका ज्ञान किया। तो ये युक्ति का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है मथ्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव। मथ्य, मंथन और मंथान, इन तीनों चीजों के सहयोग से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। मथ्य का मतलब क्या है? मथने के लिए नीचे रखी हुई लकड़ी। मंथन, जो कि पुरुष मथ रहा है उस चीज को। मंथान यानी कि ऊपर जो दूसरी लकड़ी रखी हुई है उस पे जिसको मथा जाता है। इन तीनों के संयोग से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो एक लकड़ी यहाँ पर नीचे रखी हुई है, ये क्या है? मत्थे, जिसको मथा जा रहा है। एक लकड़ी हमने ऊपर रखी है जिसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मंथन। और जो पुरुष मंथन कर रहा है वो क्या है? मंथन। इन तीनों के संयोग से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे इसे मथते हैं तो अग्नि या आग उत्पत्ति होती है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। और सेम उसी टाइप में बताया, युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्भरण। इसी तरीके से अगर चतुष्पाद भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये अगर चिकित्सा में चार उपाद प्रेजेंट है तो रोग का जो है शमन हो जाएगा। व्याधि निर्भरणी, व्याधि का नाश हो जाता है। निर्भरण यानी कि नाश होना, खत्म होना। तो ये जो है हम युक्ति प्रमाण से जानते हैं। इनको रिलेट किससे किया है? युक्ति से किया है। तो इसी के साथ युक्ति हो गई हमारी यहाँ पर, चतुर्वेद परीक्षा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। षड्वेद और अष्टवेद परीक्षा की बात करेंगे अपने थर्ड चैप्टर के अंदर। यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है दशविध परीक्षा का, लेकिन डिटेल में इसको देखेंगे 21st चैप्टर में। आचार्य चरक ने रोगी के बल को जानने के लिए दशविध परीक्षा बताई है। दशविध परीक्षा के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: प्रकृति, विकृति, सार संहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और अवयव। इन सभी को एक बार नाम याद रख लेंगे, डिटेल में इनको आगे बढ़ देंगे। नेक्स्ट एकादश विध परीक्षा बताइए। 11 टाइप की परीक्षा कौन सी है? सबसे पहले रोगी की आयु की परीक्षा करनी चाहिए। अगर आयु बची हुई है उसके बाद ही बची हुई 10 परीक्षाएं करते हैं। 10 कौन कौन सी हैं? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। व्याधि, व्याधि जो है वो साध्य और असाध्य भेद से 2 टाइप की बताई है। ऋतु की परीक्षा करनी चाहिए, कौन सी ऋतु चल रही है, इसमें किस टाइप का संशोधन दिया जा सकता है, किस टाइप की शमन चिकित्सा दी जा सकती है, उस हिसाब से विचार करेंगे। इस टाइप में कौन सा रोग प्रकोपित होता है, कौन से देश दोष का प्रकोप होने का काल है,
अग्नि की हम बात करें तो 2 टाइप की होती है, अग्नि मंद है या फिर दीप्त है। अग्नि की परीक्षा करेंगे, वय की परीक्षा करते हैं, बाल्य है, युवा अवस्था है या फिर वृद्धावस्था है। देह बल की परीक्षा करेंगे, कृश है या स्थूल है। सत्व की यानी कि मन की परीक्षा करते हैं, उत्तम सत्व है या मध्यम सत्व है या अधः सत्व है। ये सारी चीजें सत्व परीक्षा में आ जाएंगी। सातम्य के अंदर बात कर लेते हैं, मधुर आदि रस व्यायाम जिनसे प्राणियों को सुख प्राप्त होता है वो सातम्य कहलाते हैं। जो उसको सूट करते हैं, मधुर आदि रस है, व्यायाम है जिससे सुख प्राप्त होता है वो है सातम्य। प्रकृति जैसे वातज पित्तज प्रकृति वगैरह की परीक्षा हम करते हैं। भैषज औषधि की परीक्षा करना भैषज परीक्षा है। दोष सातम्य और प्रकृति को देखकर ही औषधि का हम बाद में यूज करते हैं। देश की परीक्षा करते हैं, अनूप है, जंगल है या साधारण है। द्वादश विध परीक्षा भी यहाँ पर बताई है, इसको एक बार चाहे तो देख लेंगे, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है रोगी की परीक्षा। रोगी की परीक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है? तो एक पॉइंट हमने पहले देखा था कि साध्य असाध्यता को जानने के लिए रोगी के बल की परीक्षा कर लेनी चाहिए, किसको ट्रीट करना है और किसको ट्रीट नहीं करना है। रोगी का बल या फिर रोग का बल, इन्हें देखकर ही हम औषधि की मात्रा का निर्धारण करते हैं। रोगी का बल अगर कम है तो मात्रा भी कम ही देनी है, नहीं तो रोगी जो है वो कोलैप्स कर जाता है। यदि अत्यंत तीक्ष्ण वीर्य या मात्रा में अधिक औषधि का प्रयोग दुर्बल रोगी में किया गया है तो यह रोगी को सहसा मार डालती है। ठीक है, तो इस वजह से तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग दुर्बल रोगी में नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जो अल्प बल वाले मनुष्य हैं उनमें आग्नेय गुण भूयिष्ठ जो भी द्रव्य होते हैं, वायव्य गुण भूयिष्ठ जो होती हैं, उन औषधियों का सेवन नहीं करना आना है। अग्नि क्षार और शस्त्र कर्म को भी सहन करने में वो असमर्थ होते हैं, तो ये सारी चीजें उनको नहीं देनी है। आग्नेय गुण जो अत्यंत उष्ण औषधियां हैं, उष्ण तीक्ष्ण है। वायव्य गुण जो अत्यधिक रुक्ष औषधियां हैं, वो चीजें हम रोगी को नहीं देते हैं, वो बल को और अधिक घटा देती हैं। ठीक है, अतः कुशल वैद्य को हीन बल वाले सुकुमार रोगियों के लिए मृदु और फिर बाद में उत्तरोत्तर गुरु औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, विभ्रम रहित हो, जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स इतने ना हो, उपद्रव ना हो। औषध द्रव्यों और चिकित्सा कर्मों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर रोग परीक्षा के बारे में एक बार शॉर्ट में दिया है, आगे अलग अलग चैप्टर्स के में इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो रोग की परीक्षा किससे होती है? 5 चीजों से, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपचय और संप्राप्ति। तो ये निदान पंचक होते हैं और इन्हीं से रोग की परीक्षा की जाती है। शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। निदान क्या होता है? निदानम कारणम है उच्यते। निदान जो है वो कारण को कहा जाता है, किसी भी डिजीज को उत्पन्न करने वाला जो कारण है वो भी निदान है। व्याधि जनक हेतु इसको बोलते हैं, व्याधि को उत्पन्न करने वाला, कि इस चीज को लेने की वजह से, इस आहार विहार की वजह से ये दोष प्रकोपित हुआ है, तो उसका निदान है। इसके अलावा निदान शब्द से व्याधि बोधक भी होता है, व्याधि का ज्ञान कराने वाला भी निदान है। व्याधि का ज्ञान कराने वाला, इस अर्थ में हम पूरे निदान पंचक को ले लेते हैं। निदान शब्द से हम व्याधि बोधक हेतु का भी ग्रहण करते हैं कि ये हमारा डायग्नोसिंग फैक्टर है। व्याधि को उत्पन्न करने वाला निदान हेतु और व्याधि का बोध कराने वाला निदान जो है वो निदान पंचक होता है। हेतु रूप निदान व्याधि का जनक और व्याधि का बोधक दोनों है, तो ये 2 ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सेकंड आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। व्याधि के उत्पन्न होने से पहले, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति होने से प्राग यानी कि पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें ही पूर्व रूप कहा जाता है। रूप क्या होता है? प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। प्रादुर्भूतम यानी कि उत्पन्न हुए लक्षण जो होते हैं उन्हें ही लिंग या फिर लक्षण कहा जाता है। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये सारे ही इसके पर्याय हैं। आगे डिटेल में भी बात करेंगे, तो ये पर्याय इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। उपचय क्या होता है? उपशयनम उपचयः सुख अनुबंधः इति अर्थः। चक्रपाणी की रेफरेंस है। उपशयन होता है उपचय, सुख का अनुबंध। उपचय का मतलब होता है ऐसा आहार विहार या फिर औषधि जिससे रोग जो है वो कम हो जाता है, जिससे डिजीज में हमें आराम होता है, वो चीजें उपचय कहलाती हैं। हेतु विपरीत, इसके 18 टाइप्स बताए हैं। हेतु विपरीत है, जो चीजें निदान के जो कारण हैं, जो उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, उनके अपोजिट अगर हम चीजें सेवन करते हैं तो व्याधि जो है वो कम हो जाती है।
व्याधि विपरीत, व्याधियों के विपरीत जो चीज़ों का सेवन किया है, उससे डिज़ीज़ जो है वो कम हो रहे हैं। ठंडी चीज़ों को खाने की वज़ह से अगर किसी को ज़ुकाम, खाँसी वग़ैरह हो गई है, तो वहाँ पर हम गर्म चीज़ें देते हैं, तो वो क्या है? हेतु विपरीत है। व्याधि विपरीत, जो कि व्याधि के अपोज़िट चीज़ें हैं, वो हम दे रहे हैं, जैसे कि अतिसार हो गया है अगर किसी को, तो हम उसमें ग्राही मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उसमें फ्लो एक्स्ट्रा हो रहा है, फ्लो को रोकने के लिए हम ग्राही मेडिसिन दे देते हैं, फुटज वग़ैरह, तो वो जो है व्याधि विपरीत होती हैं। हेतु व्याधि विपरीत, हम हेतु और व्याधि दोनों की ही विपरीत आहार, विहार और औषध दे रहे हैं, वो आता है हेतु व्याधि विपरीत में। हेतु विपरीत अर्थकारी, अर्थकारी यहाँ पर वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि वो हेतु के तो समान है, आइडेंटिकल टू क्योज, हेतु के समान है, लेकिन उससे जो रोग है, व्याधि है, उसमें आराम हो रहा है। तो वो चीज़ें हेतु विपरीतार्थकारी में आती हैं। व्याधि विपरीतार्थकारी जो व्याधि के तो समान गुण वाला है, लेकिन फिर भी वो व्याधि को कम कर रहा है। जैसे कि अगर मदन फल दे दिया, किसी को वॉमिटिंग हो रही है और प्रॉपर्ली वॉमिट हो नहीं रहा है, स्टमक में कुछ कंटेंट है, कुछ एसोफेगस में चीज़ें रुकी हुई हैं, तो हमने मदन फल अगर दे दिया, तो सारी चीज़ें वो बाहर निकल जाती हैं और जो पैसेज है वो क्लियर हो जाता है। तो ये जो है व्याधि विपरीतार्थकारी होता है, जिससे वोमिटिंग में आराम मिलता है। हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी जो दोनों की सिमिलर हो, लेकिन उसमें आराम हो रहा हो। तो ये आहार, विहार और औषध, इनका सुखकारी उपयोग ही उपशय कहलाता है। नेक्स्ट है संप्राप्ति। संप्राप्ति होती है पैथोजेनेसिस, किस टाइप से डिजीज कंप्लीटली उत्पन्न हुई है। दोष किस प्रकार निदानों से दूषित हुए, किस प्रकार वो सारे शरीर में फैले, किस प्रकार उन्होंने आगे जलकर धातुओं को दूषित किया, किस तरीके से रोग उत्पन्न किए, ये चीजें आते हैं संप्राप्ति में। इसी के पर्याय होते हैं जाति और आकृति। यथा दुष्टेन दोषेण, जिस प्रकार दोष निदानों से दूषित हुआ है। यथा च अनुविसर्पता, किस प्रकार उसका विसर्पण या फैलाव हुआ। निवृत्ति आमयो असौ संप्राप्ति, इसके भेद बताए हैं। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल, 6 टाइप की संप्राप्ति है। डिटेल में हम इसके आगे बात कर लेंगे जब अलग से चैप्टर आएगा तो। रोग परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया, इसका महत्व क्या है। चिकित्सा करते समय सबसे पहले रोग की परीक्षा की जाती है, उसके बाद रोग के अनुसार उसे उचित औषधि को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वैद्य के लिए उचित है कि वह चिकित्सा कार्य को प्रारंभ करें। इसके लिए जो कोटेशन आई है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, रेफरेंस के लिए भी बहुत बार आती है। रोगम आदौ परीक्षेत, पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए, ततो अनंतरम औषधम, उसके बाद औषधि जो है वो देनी चाहिए। ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरेत, उसके पश्चात ही भिषक यानी कि वैद्य को ज्ञान पूर्वक चिकित्सा कर्म जो है वो आरंभ करना चाहिए। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। यस्तु रोगम अविज्ञाय, जो रोग को बिना जाने कर्मण्य आरभते भिषक, जो भिषक चिकित्सा कर्म को आरंभ करता है। अपि औषध विधानज्ञ, अगर उसको औषधि का ज्ञान भी है, उसके बावजूद भी उसकी जो सिद्धि है वो यदृच्छया होती है, कि चांसेस हैं कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अच्छी तरीके से रोग की परीक्षा पहले करनी चाहिए, उसके बाद ही औषधि देनी चाहिए। और दूसरी कोटेशन बताई है, यस्तो रोग विशेषज्ञ, जिसे रोग का विशेष रूप से ज्ञान है, अच्छी तरीके से उसने परीक्षा की है। सर्व भेषज्ञ कोविद है, और वो सभी प्रकार की औषधियों को भी जानता है, भेषज्ञ को भी जानते हैं। देश काल प्रमाणज्ञ है, देश और काल के प्रमाण को जानता है, किस टाइप का देश है, किस टाइप का काल है, इसमें किस टाइप की औषधि देनी, ये दोष के प्रकोपित होने का सामान्य काल है, सामान्य देश है, तो उस टाइप से वो चीजों को कैलकुलेट करके फिर औषधि देता है। तो उसकी जो सफलता होती है, उसकी जो सिद्धि होती है, असंशय, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, वो निश्चित रूप से होती है। नेक्स्ट आती है रोगी और रोग परीक्षा में डिफरेंस। तो रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा, इसमें बताया है रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, निदानों का सेवन करने से, और उन निदानों का सेवन कौन करता है, रोगी करते हैं। रोग जो है वो रोगी पर आश्रित है, ठीक है, तो रोग आश्रित है और रोग जो है वो उसको आश्रय देने वाला है। पहला डिफरेंस ये लिख देंगे। रोग की परीक्षा हम करते हैं निदान भंजक से, हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। रोगी की परीक्षा हम करते हैं द्विविध, त्रिविध, चतुर्वेद, अष्टवेद, षडवेद, अष्टस्थान परीक्षा, दशविध परीक्षा, इस टाइप से। रोग की परीक्षा के द्वारा रोग के हेतु और लक्षणों का हमें ज्ञान होता है। रोगी की परीक्षा जब करते हैं
तो रोगी की हमें प्रकृति पता चलती है, अग्नि पता चलती है, कोष्ठक आदि का ज्ञान होता है। रोग की परीक्षा के द्वारा रोग के बल का ज्ञान किया जाता है। रोगी परीक्षा से हम किसके बल का ज्ञान करते हैं? रोगी के बल का। रोगी की परीक्षा से रोगी की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है कि वो साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है या अनउपक्रम है, उसको ट्रीट ही नहीं करना है। और रोगी की परीक्षा करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और उसकी सामाजिक अवस्थाओं का ज्ञान हमें होता है। तो इनका डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।